हाय एवरीवन। तो आइए फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो लॉ में हमने देखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आप सभी ने अपनी एकेडमिक लाइफ में भी कहीं ना कहीं पर देखा होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये कैसे यूज होता है, कौन इसको बनाता है, किसके ऊपर बनाता है, कैसे एंडोर्स होता है। ये सारी बातें तो थोड़ी सी आपको पता ही है, बट फिर भी हम एक बार दोबारा से बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो एक बार इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए एक बार देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में हमको क्या देखना है। इंट्रोडक्शन कहता है, इन इंडिया द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 गवर्न्स द प्रोविजंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है 1881, वो गवर्न करता है, वो बताता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे रूल्स क्या होते हैं, सारे प्रोविजंस क्या होते हैं। ठीक है जी। देयर आर सम एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की हमको बहुत सारी एडवांटेज होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई सेल होती है, जब सेलर सामान बेचता है बायर को, तो बायर सेलर का क्या बन जाता है, बायर सेलर का डेटर बन जाता है। तो एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट, यानी कि सेलर की बात कर रहा हूं। सेलर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये इनकम है और इनकम का नेचर आपका होता है क्रेडिट। ठीक है जी, बात समझ आई। तो अब डेटर बन गए आप, तो आपको सेलर को पैसा देना पड़ेगा। बट आप कहते हो सर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं, प्लीज आप मेरे को सामान दे दो। तो फिर एंट्री क्या हो जाती है, जब आपका डेटर कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट डेटर अकाउंट। और आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल आ जाएगा। आपके पास बिल रिसीवेबल आ जाएगा। ये आपका एसेट होता है, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहां तक की बात समझ आई। तो हमारे पास एडवांटेजेस होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। आइए आगे चलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज हैव फॉलोइंग फीचर्स। बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स देखते हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कोई भी कंडीशन यहां पे नहीं होनी चाहिए। आपने सामान लिया है तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट तो करनी पड़ेगी। इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। ये मेकर के द्वारा क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए आगे लिखा है, इट ड्रॉज ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन। सही बात है, किसी स्पेसिफिक पर्सन पे ये लिखा जाता है। देयर इज एन ऑर्डर टू पे, देयर इज एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। आपको एक पैसा देना है, ये बात उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी रहती है। वहां पर डेट भी होती है, अमाउंट भी होता है, कब देना है ये भी होता है, किसको देना है ये भी होता है। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प, उस पर डेट होनी चाहिए और स्टैम्प होनी चाहिए जिसने बनाया है। इट मस्ट बियर रेवेन्यू स्टैम्प, और उस पर रेवेन्यू स्टैम्प भी होनी चाहिए। हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या होता है। अब आगे चलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज हैव फॉलोइंग पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती है, आइए एक बार देखते हैं। पहला आपका है ड्रॉर। ये ड्रॉर कौन होता है, हु ड्रॉज, या फिर बोला जाए तो मेक बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, ड्रॉ करता है ड्रॉई के ऊपर, यानी कि हमारे सेलर, तो उनको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉर। ड्रॉई कौन हुआ, जिसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना। ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन,
जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बना वो आपका क्या हुआ, वो आपका ड्रॉई हुआ। इसके बाद आपका आता है पेई। पेई कौन हुआ, जिसको पैसा मिलेगा, हु रिसीव्स पेमेंट। हु रिसीव्स पेमेंट या तो क्रेडिटर या फिर आपके जो एंडोर्सर होते हैं उनको भी पैसा मिल जाता है क्योंकि आप बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर देते हो। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए अगली पार्टी हमारी आ गई एंडोर्सर, पर्सन हु ट्रांसफर द राइट ऑफ पेमेंट, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जो ओरिजिनल क्रेडिटर था, जो ओरिजिनल क्रेडिटर था उसका कोई एक और क्रेडिटर था। मतलब क्या हुआ, मतलब राम ने श्याम को सेल करी। ठीक है जी, तो ओरिजिनल क्रेडिटर कौन है यहां पे, राम। किसका, श्याम का। बट राम को भी किसी के पैसे देने थे, फॉर एग्जाम्पल मोहन। राम को मोहन के पैसे देने थे, तो राम ने क्या करा, पैसे तो नहीं दिए, जो बिल ऑफ एक्सचेंज श्याम के ऊपर ड्रॉन किया था उसको एंडोर्स कर दिया मोहन को, और मोहन को बोला कि मिस्टर मोहन अब आपको पैसे मिस्टर श्याम देंगे, आप उनसे पैसे ले लेना। तो राम की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब श्याम पैसा किसको देंगे, मोहन को। तो हमारे केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, एंडोर्सर कौन हुआ, जिसने अपना अधिकार दे दिया पेमेंट का, यानी राम ने जब मोहन को अधिकार दे दिया कि मेरे को जो पैसा मिलने वाला है श्याम से वो आप ले लो, तो आप क्या हो गए, एंडोर्सर। और जो यहां पे लिखा था मोहन, वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे एंडोर्सी, यानी कि जिसके फेवर में वो राइट ऑफ पेमेंट को हमने ट्रांसफर किया। अगली डेफिनेशन हमारी क्या है, एंडोर्सी, पर्सन इन हुज फेवर द राइट ऑफ पेमेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ही इज यूजुअली क्रेडिटर ऑफ ड्रॉअर। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था राम को पैसे लेने हैं श्याम से और मोहन को पैसे लेने हैं राम से। तो ओरिजिनल क्रेडिटर कौन है, राम, और उसका जो ओरिजिनल क्रेडिटर है उसका क्रेडिटर कौन है, मोहन। तो ड्रॉअर कौन है आपका, ड्रॉअर आपका राम है क्योंकि राम ने बिल बनाया, और राम का क्रेडिटर कौन है, मोहन। तो एंडोर्सी कौन व्यक्ति होता है, ये क्रेडिटर होता है किसका, ड्रॉअर का। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अगली डेफिनेशन है बियरर, पर्सन इन पोजेशन ऑफ बियरर बिल। बियरर का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, बियरर का मतलब होता है धारक, जिसके हाथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हुआ, बियरर। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपका ब्लैंक है, किसी का नाम नहीं लिखा, तो जिसके हाथ वो लग गया वो पैसा रिसीव कर लेगा, ये क्या होता है, बियरर। ठीक है जी, तो ये सारी हमारी पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। चलिए अब अगली लाइन कहती है, अगली स्लाइड हमारी कहती है, देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनर। ये डिसऑनर क्या होता है, ड्रॉई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरी तो दुकान बंद हो गई, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मेरी तो तबीयत बहुत खराब रहती है सर। यानी कि ड्रॉअर को ड्रॉई बोलता है मैं तो पैसा नहीं दे सकता, तो वो बिल क्या हो जाएगा आपका, डिसऑनर। इन विच नोटिंग चार्जेस हैव टू बी पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो ये तो ड्रॉई की गलती से हुआ, तो नोटिंग चार्जेस होल्डर क्यों बियर कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, बट दीज चार्जेस, मैं आपको बताना चाहता हूं नोटिंग चार्जेस क्या होता है। नोटिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब आप अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को भेजते हो और बैंक में जाने के बाद डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक कुछ पैसा चार्ज करता है आपकी गलती के लिए, तो वो नोटिंग चार्जेस कहलाता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, बट दीज चार्जेस ओरिजिनली बोर्न बाय द ड्रॉई एंड रीइंबर्स्ड टू द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द ड्रॉई। ठीक है कि ये जो पैसा कटता है वो ड्रॉअर के खाते में यानी होल्डर के खाते से कट जाता है। अब होल्डर आपका एंडोर्सी भी हो सकता है, क्या पता बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर दिया हो, बट बाद में ये जो नोटिंग चार्जेस है ये कौन बियर करता है, जो आपका ओरिजिनली ड्रॉई है
जिसने गलती करी, और ये पैसा वापस देता है किसको? होल्डर को। ठीक है जी, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, बात समझ आई। अभी हम एंट्री भी देखेंगे कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या क्या पास होती है वो भी हम देखेंगे। बिल जब बनता है तो क्या एंट्री होती है वो भी देखेंगे। बिल अगर बैंक से आपने डिस्काउंट कराया तो क्या एंट्री होती है वो भी देखेंगे। बिल अगर डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होती है वो भी देखेंगे। अगर ड्रॉई कहता है कि सर मेरे लिए नया बिल बना दो, मेरे को एक मौका और दे दो, तो क्या एंट्री होगी वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कहता है नाउ लेट अस लर्न द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, लेट्स डू इट। अब हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं कि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का और हमको एंट्रीज करनी होगी, हमको अकाउंट्स बनाने होंगे, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या एंट्री यूज करनी है, आइए अब उसको चलते हैं। प्लीज फटाफट से नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि मैं आपको साथ साथ लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, बात समझ आई? तो चलिए फटाफट से नोटबुक निकालिए, फिर हम साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन वाले पोर्शन पर चलेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो चलिए फटाफट से नोटबुक निकाल लीजिए। आई होप आपने निकाल ली होगी। सारी एंट्रीज साथ साथ लिखेंगे, कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या एंट्रीज आपको करनी है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहली एंट्री करेंगे। पहली एंट्री आप डालेंगे फर्स्ट करके। पहली एंट्री लिखने जा रहे हैं जब आपने सामान बेचा। जब सामान बेचा तो ड्रॉअर के हाथ में यानी ड्रॉअर की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी और ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्हेन goods are sold। when goods are sold। ठीक है जी, तो चलिए यहां पे लिखेंगे ड्रॉर्स बुक और यहां पे लिखेंगे ड्रॉइज बुक। ठीक है जी, बात समझ आई? तो देखते हैं एंट्री क्या होगी। अब आप बताइए ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होगी। मन में सोचिए, ड्रॉअर क्या है? सेलर है, उसने सामान बेचा, तो सेल तो आपकी क्या होगी? सेल तो आपकी क्रेडिट होगी क्योंकि आपकी इनकम हुई है, टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद आपका डेटर बन जाएगा बायर, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? ड्रॉइज अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे बायर। ब्रैकेट में लिख देंगे बायर। तो हमारी एंट्री क्या बनी? ड्रॉइज अकाउंट जो हमारा बायर है, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां पे हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू द बायर, यानी कि सन्ड्री डेटर्स। भाई जो भी नाम होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है जी, बात समझ आई? अब चलते हैं हम ड्रॉइज की बुक में। तो इन्होंने क्या करी है? परचेज। तो परचेज आपका क्या है? एक्सपेंस है और ये आपका होता है डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू। अब आपकी लायबिलिटी बन गई, तो ड्रॉअर आपके क्या बन गए? लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट, यानी कि आपके सेलर, यानी कि आपके सेलर। एंट्री डालेंगे, आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग
नरेशन तो जो आपके क्वेश्चन में वो लाइन लिखी रहती है बिल्कुल आप एज इट इज भी लिख सकते हो। बीइंग गुड्स आर परचेज्ड, बीइंग गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर, भाई जो भी नाम गिवन होगा क्वेश्चन में वो हम लिख देंगे फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए तो पहली एंट्री होती है खत्म, फटाफट से नोट कीजिए। अब दूसरी एंट्री पर चलते हैं। ऐसे ही सारी एंट्रीज को पूरा करेंगे और जल्द ही हम अपनी क्वेश्चन की सीरीज पर आ जाएंगे। दूसरी एंट्री लिखेंगे व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। भाई बायर ने परचेज की है तो बायर चाहता है कि आप मेरे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो हम लिखेंगे ड्रॉर्स बुक, यानी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर्स, और यहां पे लिखेंगे ड्रॉइज बुक। ठीक है जी, तो चलिए एंट्री पास करते हैं। अब एंट्री कैसे पास होगी, जो आपके पहले डेटर बने थे अब वो कम हो जाएंगे। तो अगर आपकी संपत्ति, आपके एसेट, क्योंकि डेटर क्या है, एसेट है, तो अगर डेटर एसेट कम होते हैं तो वो क्या होंगे, क्रेडिट। तो लिख देते हैं टू ड्रॉइज अकाउंट। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब आपको एक और एसेट मिल गया, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, यानी कि बिल रिसीवेबल मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, और इसको बीआरबी बोलते हैं। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट आपकी एंट्री बन जाएगी, और फिर नरेशन भी आ जाएगी, बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ठीक है जी, तो चलिए ड्रॉर्स की बुक में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर की बुक में हमने तो एंट्री कर ली। अब ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा वो देखते हैं। आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो क्रेडिटर है, जो आपकी लायबिलिटी है वो बढ़ी थी, बट अब आप क्या ले रहे हो, बिल ऑफ एक्सचेंज ले रहे हो, तो ये लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होता है। लिखेंगे ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट, और फिर क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को, और बायर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम हम यूज करते हैं टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि उसको पे करना है। लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी, और नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल्स पेबल बीपी इज एक्सेप्टेड। ठीक है जी, नरेशन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, जो भी लाइन क्वेश्चन में गिवन होगी हम उसको बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। चलिए तीसरी एंट्री पर चलते हैं। तीसरी एंट्री पर चलते हैं, व्हेन, लिखेंगे व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन टिल ड्यू डेट। सर ये ड्यू डेट क्या होती है, अभी देखेंगे ड्यू डेट भी क्या होती है। अभी आप एंट्री को समझिए, एंट्री क्या कहती है, एंट्री कह रही है जब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को उसकी ड्यू डेट तक अपने पास रखा, तो जब ड्यू डेट आ गई तो एंट्री क्या पास करोगे वो लिखने में जा रहा हूं। तो चलिए पहले हेडिंग डालेंगे ड्रॉर्स बुक, और आपकी ड्रॉई बुक्स। ठीक है जी, तो चलिए एक बार एंट्री को पास करते हैं। लिखेंगे मेरे साथ, एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा वो भी लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉर्स अकाउंट, टू ड्रॉर्स अकाउंट। ठीक है, बात समझिए आप। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपने ड्यू डेट तक अपने पास रखा, तो ड्यू डेट तक अपने पास रखा पर उसको रिडीम नहीं कराया, तो वो दोबारा से डेटर बन जाएगा और बिल रिसीवेबल को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके पास जो कैश आना था वो भी नहीं आएगा। इसीलिए आपकी ड्रॉई लायबिलिटी दोबारा बन जाएगी, बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा और कुछ नोटिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं, चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं, एंट्री नंबर 4। आइए एंट्री नंबर 4 पे चलते हैं और वो क्या कहती है, वो कहती है जब अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो क्या एंट्री पास होगी, वो हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज is discounted with the bank before the date of maturity, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सेलर को पैसा जल्दी चाहिए था। बिल की वैलिडिटी 3 महीने थी कि 3 महीने बाद बायर पैसा देगा, बट सेलर को पैसा जल्दी चाहिए था, तो सेलर क्या करा, सेलर बैंक गया, बैंक में वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर गया और बैंक से बोला सर प्लीज इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आप ले लो और मुझे पैसा दे दो क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत है। अब बैंक इतना सीधा थोड़ी है कि आपको पूरे पैसे दे देगा, तो बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस काटेगा और उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉर्स बुक, और यहां पे ड्रॉइज बुक। ठीक है जी, तो चलिए लिखते हैं, एंट्री करते हैं और आपको बताना चाहता हूं, आप खुद सोचिए कि जो ड्रॉर है वो गया ना बैंक, ड्रॉर गया ना बैंक, उसको पैसा जल्दी चाहिए था ना, तो यहां पे ड्रॉई की क्या गलती, ड्रॉई तो अपना टाइम पे पैसा पे करेगा, तो इस केस में ड्रॉई की बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री शैल बी पास, नो एंट्री शैल बी पास। तो ड्रॉई की बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है जी, ड्रॉई की बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। सर ड्रॉर की बुक में जो होगी वो बता दो, तो चलिए आपको बताता हूं क्या एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी, जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक आपके खाते में पैसे को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो बैंक जब बढ़ता है, हमारी एसेट जब बढ़ती है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। अब आपसे कुछ चार्जेस लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट अकाउंट। और ये आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और आपके पास से क्या चला गया, आपके पास से बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया, यानी आपकी संपत्ति, आपके एसेट कम हो गया। तो एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो लिखेंगे टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट। ठीक है जी, और इसके बाद नरेशन आ जाएगी। क्वेश्चन से हमको मिल जाएगा अमाउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है और टोटल वैल्यू कितनी है, ये सारी बातें क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए अब एक एंट्री तो हमारी हो गई ए, इसी में अब दूसरी एंट्री में आपको बताता हूं बी, इसी में दूसरी एंट्री में आपको बताता हूं बी। दूसरी एंट्री क्या होगी, जब ड्रॉई
पैसा पे कर देगा बैंक को। अब ड्रॉई पैसा ड्रोर को थोड़ी देगा, अब तो बैंक को देगा, क्योंकि ड्रोर ने, सेलर ने क्या करा, बैंक से जाके बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे। अब क्या हुआ, जो ओरिजिनल बायर है उसने बैंक को पेमेंट कर दी, तो फिर क्या होगा, एंट्री पास क्या करेंगे, पहले तो हेडिंग डालेंगे, व्हेन ड्रॉई पेज टू बैंक। ठीक है जी, लिखेंगे ड्रॉवर्स बुक और लिखेंगे ड्रॉइज बुक। अब आप सोचकर बताइए, ड्रॉअर का काम तो खत्म हो गया, उसको पैसे मिल गए, अब ड्रॉई ने पैसा किसको दिया, बैंक को, तो ड्रॉअर की बुक में तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अब ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, यानी बिल्स पेबल क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है, और उसके पास से यानी ड्रॉई के पास से क्या चला गया, या तो कैश पेमेंट हुई होगी या फिर बैंक से पेमेंट हुई होगी, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट अगर कम होती है तो क्रेडिट होता है। उसके बाद नरेशन आ जाएगी, बीइंग, जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो पूरी लाइन आ जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए अब तीसरी एंट्री में आपको बताता हूं, इसी में सी पॉइंट, इसी में तीसरी एंट्री में आपको बताता हूं, तीसरी एंट्री क्या होगी, ये एंट्री क्या होगी, उसका पहले हेडिंग लिखेंगे, व्हेन डिस्काउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये बताओ डिस्काउंट किसने दिया, यानी कि डिस्काउंट को बियर किसने किया, सर ड्रॉअर ने किया, तो ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। मैं पहले लिख देता हूं ड्रॉवर्स बुक, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बोलता है आप जर्नल एंट्री करिए इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड इन द बुक्स ऑफ सोहन, तो एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, तो ये सारी बातें आपको वहां पर काम आएगी। यहां पे लिखेंगे ड्रॉइज बुक। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं नो एंट्री, नो एंट्री। अब आप डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, और डिस्काउंट आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करेगा, तो आपकी अगर इनकम कम हो रही है तो वो क्या होगी, डेबिट। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर किसको किया, ट्रांसफर किया डिस्काउंट को, टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिस्काउंट हैज बीन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, बात समझ आई, तो आपकी नरेशन भी हो जाएगी। और इसी के साथ जो हम ट्रांजैक्शन लिख रहे थे, यानी जब हम जनरल एंट्री लिख रहे थे, जनरल एंट्री नंबर 4 वो होती है पूरी। चलिए अब अगली जनरल एंट्री पर चलते हैं, जिसका नंबर क्या होगा, जनरल एंट्री 5। आइए जनरल एंट्री 5 को करते हैं। हेडिंग देंगे व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, when bills of exchange is endorsed। कैसे, अभी तो मैंने बताया था आपको, दोबारा बता देता हूं। क्या हुआ, राम ने सेल करी शाम को, राम ने सेल करी शाम को, शाम किसको पैसे देगा, राम को, क्योंकि शाम का, राम क्या है, क्रेडिटर। राम का अपना भी कोई क्रेडिटर था जिसको हमने नाम दिया था सोहन या मोहन। तो फिर राम ने क्या किया, राम ने शाम को पैसे ना देकर
बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। तो राम ने सोहन को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और इसको बोलेंगे एंडोर्समेंट। तो कानूनी भाषा में तो बात हो गई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की तो बात हो गई। अकाउंट्स वालों का क्या? अकाउंट्स वाले तो अपनी बात करेंगे, उनको तो जनरल एंट्री से प्यार है। तो जनरल एंट्री क्या होगी वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए लिखेंगे ड्रॉर्स बुक, फिर लिखेंगे ड्रॉइज बुक, ठीक है जी, और फिर लिखेंगे आपकी एंडोर्सी बुक, वो भी तो एंट्री करेगा, लिखेंगे एंडोर्सीज बुक, यानी जिसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिला। ठीक है जी, तो चलिए एंट्री पास करते हैं। अब आप सोचकर बताइए, ड्रोवर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स किया, एंडोर्सी को। यहां पे ड्रॉई का क्या सीन? तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ड्रोवर क्या एंट्री पास करेगा, वो हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ आई? अब आप बताइए, ड्रोवर ने एंडोर्सी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, राम ने सोहन को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। क्यों दिया? क्योंकि सोहन राम का क्या था? क्रेडिटर था। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो यानी कि क्रेडिटर कम हो गए ना, सोहन अब पैसा नहीं मांगेगा ना। तो जब आपके क्रेडिटर कम हो जाते हैं, लायबिलिटी कम हो जाती है, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो चलिए लिखेंगे एंडोर्सी अकाउंट डेबिट। एंडोर्सी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर था, हमने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज देकर चुप कर दिया कि पैसे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज से मिल जाएंगे। तो अब आपके पास से संपत्ति चली गई, एसेट चला गया। क्या चला गया? बीआर चला गया। तो जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, लिख देंगे टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहां पर एंट्री आ जाएगी बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स्ड, और भी नाम आ जाएंगे जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, तो ड्रॉई कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अब एंडोर्सी क्या एंट्री करेगा वो लिखेंगे। एंडोर्सी क्या एंट्री करेगा? ये आपका क्या है? क्रेडिटर। तो आप इसके लिए क्या हो? ये आपका क्रेडिटर है। आप इसके लिए क्या हो? आप इसके लिए डेटर हो। तो जब डेटर कम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो नाम क्या आएगा? नाम आएगा एंडोर्सर। टू, हमने भी पढ़ा था ना पार्टी कौन कौन सी होती है, टू एंडोर्सर अकाउंट। और हाथ में क्या आ गया? हाथ में संपत्ति आ गई, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहां पर आपकी नरेशन आ जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आई? चलिए साथ साथ नोट करते रहे। देखो कोई भी आपकी एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलिए सिक्स्थ एंट्री पर आते हैं। सिक्स्थ एंट्री क्या कहती है? लिखेंगे व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज sent for collection to बैंक। देखो ये डिस्काउंट वाली बात नहीं हो रही कि हमको पैसा हमको जल्दी चाहिए था तो हमने बैंक भेज दिया कि आप इसको डिस्काउंट कर दो, वो बात नहीं हो रही। आपने बैंक को बोला सर मैं बहुत बिजी हूं, मैं पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं कहां पर करूं, मैं बिजनेस करूं कि पैसा कलेक्ट करूं। तो बैंक से आपने कहा बैंक प्लीज आप मेरे बिहाफ पे क्या करो, आप मेरे बिहाफ पे बायर से यानी ड्रॉई से पैसा कलेक्ट कर लो।
अब बैंक ये काम फ्री में थोड़ी करेगा, कुछ कलेक्शन चार्ज भी लेगा। तो चलिए देखते हैं एंट्री क्या होगी। लिखेंगे ड्रॉर्स बुक, ड्रॉर्स बुक, और यहां पे लिखेंगे ड्रॉइज बुक, यहां पे लिखेंगे ड्रॉइज बुक। एंट्री पास करेंगे। एंट्री कैसे पास होगी मैं आपको बताता हूं। लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास से एसेट कम हो गई, तो जब एसेट कम होती है तो क्रेडिट होता है, और फिर आपको यहां पे कुछ डालना पड़ेगा। तो आपको क्या खाता खोलना पड़ेगा, कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये आपको लेजर बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री मतलब आपको पैसा मिल जाएगा, तो लिखेंगे पैसा आपके खाते में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर कुछ बैंक ने कलेक्शन चार्जेस लिए हैं तो वो भी डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस है। नहीं लिए तो अच्छी बात है। कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इफ एनी, अगर कोई है। और टू में क्या आ जाएगा, यानी कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपने खाता खोला था उसको बंद कर देंगे। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बात समझ आई? तो ऐसे यहां पर एंट्री होगी। अब ड्रॉइज की बुक में क्या होगा भाई? सेलर ने कहा मेरे पास बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक मैं ये काम नहीं कर सकता, आप कर दो। ड्रॉई का क्या है? ड्रॉई तो टाइम पे पैसे देगा, तो जब पैसे देगा तो क्या होगा? या तो कैश कम होगा या बैंक कम होगा, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो आपकी क्रेडिट वाली एंट्री तो आ गई। अब डेबिट क्या होगा? आपकी लायबिलिटी कम हो गई, बिल्स पेबल कम हो गया, तो बिल्स पेबल आपका डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, बात समझ आई? और दोनों की नरेशन भी आ जाएगी। ठीक है, दोनों की नरेशन भी आ जाएगी। बात समझ आई? चलिए फटाफट से यहां तक नोट कीजिए, फिर हम अगली एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे जो हमारी होगी डिसोनर को लेके। तो चलिए प्लीज एक बार यहां तक नोट कीजिए, सब चीज सबको नोट करनी है, साथ साथ लिखते रहना है। चलिए फटाफट से नोट कीजिए। चलिए अब फ्रेश हेडिंग डालेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिसोनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो ड्रॉई है वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, तो एंट्री क्या पास होगी उसको एक बार देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालना जरूरी है, तो लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसोनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, तो चलिए एंट्री पास करना सीखते हैं। आइए तो देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, साथ साथ लिखेंगे। तो डिसोनर में भी कुछ केसेस होते हैं, पहला केस लिखने जा रहे हैं, यानी पहली एंट्री लिखने जा रहे हैं, फिर देखेंगे ड्रॉर की बुक में क्या होगी और ड्रॉय की बुक में क्या होगी। तो पहला केस लिखते हैं, when the bill of exchange is kept by the drawer, is kept by the drawer in his own custody, in his own custody, in his own custody,
लिखेंगे टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। हुआ क्या, मतलब जो ड्रॉर है वो तो अंतिम तारीख तक इंतजार कर रहे थे कि ड्रॉई आएगा और पैसा देकर जाएगा, बट जो आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी थी उस पर ड्रॉई क्या कहता है, एंड गेट्स डिसोनर। ड्रॉई क्या कहता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा सर, मैं पैसा दूंगा नहीं, या देना नहीं चाहता, या फिर मैं दे नहीं सकता, कुछ भी हो, बिल आपका क्या हो गया, बिल आपका डिसोनर हो गया। तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी, लिखेंगे ड्रॉर्स बुक, ड्रॉर्स बुक, और लिखेंगे ड्रॉइज बुक। ठीक है जी, तो देखते हैं एंट्री क्या पास करनी है आपको। अब एंट्री क्या पास करनी है, एंट्री कैसे पास होगी, मतलब ड्रॉअर के लिए ड्रॉई वापस से क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो ये क्या होगा, डेबिट, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, अब क्रेडिट क्या होगा, वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी एसेट कम हो गया तो क्रेडिट होगा, टू बिल्स रिसीवेबल्स, टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट, और टू बैंक या फिर कैश। सर ये किस अमाउंट से होगा, आपने अगर कोई नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो उस अमाउंट से आपका कैश या आपका बैंक कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये नोटिंग चार्जेस आप बाद में ड्रॉई से ले लेना, बट अभी तो ड्रॉअर को नोटिंग चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉअर उसके लिए वापस से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। तो लायबिलिटी भरती है तो क्रेडिट होता है, लिखेंगे टू ड्रॉर्स अकाउंट, लिखेंगे टू ड्रॉर्स अकाउंट। और इनके पास से क्या चला गया, बिल्स पेबल चला गया, यानी कि वो जो लायबिलिटी थी बिल्स पेबल के नाम से वो कम हो गई, तो ये आपका क्या होगा, डेबिट होगा। और आपने जो नोटिंग चार्जेस पे किए हैं उसको रीइंबर्स कराना पड़ेगा, यानी बियर तो ड्रॉ ही करेगा ना, तो यहां पे आपका आ जाएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और फिर दोनों के नीचे अपनी अपनी नरेशन आ जाएगी, दोनों के नीचे अपनी अपनी नरेशन आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। नरेशन कैसे लिखेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन दी गई है बस उसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि उसमें अमाउंट भी होता है, डेट भी होती है, सारी चीज उसमें हमको लिखी होती है। ठीक है, तो पहली एंट्री खत्म होती है और दूसरी एंट्री करते हैं। व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज is discounted with the bank, discounted with the bank and gets dishonor। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सेलर तो पहले ही पैसा ले चुका है बैंक से, अब बैंक को ड्रॉई कहता है कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है। तो जो पैसा ड्रॉअर बैंक से ले चुका है उसका क्या होगा, ऐसे तो बैंक को लॉस हो जाएगा। तो चलिए एंट्री मैं आपको पास कराता हूं कि क्या एंट्री होगी, लिखेंगे ड्रॉअर्स बुक, ड्रॉअर्स बुक, और लिखेंगे ड्रॉइज बुक। ठीक है जी, तो एंट्री क्या पास होगी, लिखेंगे ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो दोबारा से आपका डेटर बन जाएगा, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक। जो ड्रॉअर का बैंक खाता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने हमसे जब पैसा लिया था
तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया था, तो अब बैंक क्या करेगा, आपके बैंक से पैसा काट लेगा, यानी आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बीआर का अमाउंट भी होगा और नोटिंग चार्जेस भी होंगे, नोटिंग चार्जेस भी होंगे। बात समझ आई। और ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी, वो सेम है जो हमने ऊपर की थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और यहां पर आ जाएगा लायबिलिटी, जो भी आपके क्रेडिटर है वो दोबारा से आपके क्रेडिटर बन जाएंगे, टू ड्रॉर्स अकाउंट, टू ड्रॉर्स अकाउंट। और फिर दोनों के नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग और यहां पर भी बीइंग। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अगली एंट्री लिखेंगे, 2 एंट्री हमारी हो गई है, प्लीज साथ साथ नोट करते रहे। लिखते हैं तीसरी एंट्री, when bill of exchange is endorsed, या लिखेंगे was endorsed, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को आपने एंडोर्स कर दिया था और वो क्या हो गया, डिसोनर हो गया, टू द एंडोर्सी, टू द एंडोर्सी एंड गेट्स डिसोनर, यानी ड्रॉई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, एंड गेट्स डिसोनर। तो अब क्या एंट्री होगी वो हम देखेंगे। लिखेंगे ड्रॉर्स बुक, फिर लिखेंगे ड्रॉइज बुक, और फिर लिखेंगे एंडोर्सी बुक। एंडोर्सी भी तो अपनी बुक्स में अपने खातों में एंट्री करेगा, तो वो क्या एंट्री करेगा वो भी लिखेंगे। ठीक है जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ड्रॉई की बुक में तो एंट्री सेम होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और फिर आपके क्रेडिटर ड्रॉर दोबारे बन जाएंगे, टू ड्रॉर्स अकाउंट। ठीक है जी, तो इनका केस तो होता है खत्म। अब देखते हैं ड्रॉर क्या एंट्री करेगा और एंडोर्सी क्या एंट्री करेगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो चलिए लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो ड्रॉर है, जो ड्रॉर है वो एंट्री क्या करेगा, मतलब जब उसका डेटर था तो वो दोबारा डेटर बन जाएगा, और जो लायबिलिटी थी वो दोबारा लायबिलिटी बन जाएगी, यही तो होगा। एंडोर्सी को पैसा नहीं मिला तो ड्रॉवर का जो ओरिजिनल क्रेडिटर था वो दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा, और ड्रॉवर का जो ओरिजिनल डेटर था वो दोबारा से डेटर बन जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट। मैं लिख देता हूं एक बार, अगेन क्रेडिटर, और यहां पर अगेन डेटर, अगेन डेटर। आपको मैं एक बार समझा देता हूं, ये थे हमारे राम, ये थे हमारे श्याम, और ये थे हमारे मोहन या सोहन। ठीक है, राम क्रेडिटर किसके थे, श्याम के, क्योंकि राम ने श्याम को सेल करी थी। बट राम को पैसा देना था मोहन को, कुछ सामान खरीदा होगा, तो राम ने मोहन को क्या बोला कि आप मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया किसको, मोहन को, और मोहन क्या बन गए, एंडोर्सी। मोहन क्या बन गए, एंडोर्सी, क्योंकि राम क्या थे, एंडोर्सर। अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसोनर हो गया तो राम के वापिस से डेटर बन गए श्याम, और वापिस से क्रेडिटर बन गए मोहन। तो क्रेडिटर जब बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट हमने कर दिया, और जब डेटर बढ़ेंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट हमने कर दिया। ठीक है जी, बात यहां तक समझ आई, बिल्कुल समझ आई। चलिए अब बात करते हैं एंडोर्सी की बुक की।
एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेंगे वो लिखेंगे। तो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं एंडोर्सी के लिए यानी कि मोहन के लिए राम क्या थे, डेटर, तो डेटर दोबारा भर जाएंगे यानी कि ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट। और जो एसेट आया था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज आया था वो चला जाएगा, तो एसेट अगर कम हो जाती है तो क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट, और अगर कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे किए तो वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, और वो बैंक के द्वारा होते हैं, टू बैंक ओनली विद नोटिंग चार्जेस, ओनली विद नोटिंग चार्जेस। ठीक है जी, बात समझ आई। तो ये दोबारा से आपकी लायबिलिटी आ गई, यानी कि आपके जो डेटर थे वो दोबारा से बन गए, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। ये आपके एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, क्योंकि संपत्ति कम होती है तो क्रेडिट, और आपका बैंक कम हो गया क्योंकि आपने कुछ नोटिंग चार्जेस बैंक के द्वारा पे किए गए हैं, और फिर इन्हीं के साथ नरेशन भी आ जाएगी, बीइंग और बीइंग। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फोर्थ केस पर चलते हैं, फोर्थ एंड लास्ट केस फॉर डिसऑनर। चलिए फोर्थ एंट्री देखते हैं क्या होगी। व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट फॉर कलेक्शन, डिस्काउंट नहीं कराया आपने, बैंक से कहा सर आप पैसे कलेक्ट कर लो मेरे ब्याफ पे, सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक एंड गेट डिसऑनर, और ड्रॉई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, एंड गेट्स डिसऑनर, एंड गेट्स डिसऑनर। तो एंट्री क्या पास होगी लिखेंगे, ड्रॉअर्स बुक, यहां पे एंडोर्सी का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ ड्रॉअर और ड्रॉई की बात होगी, और यहां पर ड्रॉइज बुक। ठीक है जी, एंट्री क्या पास होगी वो लिखने जा रहे हैं। तो ड्रॉई आगे डेटर बन जाएगा क्योंकि उसने गलती की है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ये आपका वापिस से क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो जो भी बिल की अमाउंट थी वो यहां पर आ जाएगी, और कुछ नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं तो उससे आपका बैंक का अमाउंट कम हो जाएगा, बैंक कम होगा तो क्रेडिट होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूं विद ओनली नोटिंग चार्जेस। देखो अमाउंट इसमें मत मिला देना, अलग अलग लिखना, विद ओनली नोटिंग चार्जेस। ठीक है जी, बात समझ आई, और इसके बाद नरेशन भी आ जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी, वो तो बिल्कुल सेम है, जैसे लायबिलिटी दोबारा पैदा हो जाएगी, ड्रॉअर्स अकाउंट, और आपके पास से बिल्स पेबल चला जाएगा, लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और अगर कुछ नोटिंग चार्जेस दिए हैं तो वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये आपका खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और इसके बाद यहां पर नरेशन भी आ जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आई। तो चलिए आपकी डिसऑनर की एंट्री भी खत्म होती है, अब मैं आपको एंट्री कराता हूं रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपको एंट्री कराता हूं रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं ये रिटायरमेंट क्या है। मतलब रिटायरमेंट ये है, बायर चाहता है कि मैं पैसा सेलर को टाइम से पहले दे दूं, तो फिर बायर को कुछ फायदा होना चाहिए, तो बायर को मिलेगी रिबेट, बायर को मिलेगा डिस्काउंट। तो बायर यानी ड्रॉई के लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगी, बट अगर सेलर भी अलाउ करता है तो सेलर के लिए, ड्रॉअर के लिए ये क्या बनेगा, ये खर्चा बनेगा, तो डेबिट होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं,
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, जब बिल रिटायर होता है यानी बायर समय से पहले पेमेंट करना चाहता है तो क्या एंट्री होगी, चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो ये आपका होगा ड्रॉर्स बुक और ये आपका होगा ड्रॉइज बुक। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई। तो जनरल एंट्री क्या होगी मैं आपको बताता हूं। ड्रॉअर के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो या तो पैसा कैश में आएगा या फिर क्या पता चेक, एनईएफटी या ई पेमेंट के द्वारा आए। तो एसेट बढ़ेगा, कुल मिला के एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और अगर ड्रॉअर ने कोई डिस्काउंट दिया है जिसको हम यूज करेंगे एक नाम से रिबेट, और ओब्लिक करके लिख भी देता हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यानी आपका खर्चा है, खर्चा हुआ तो डेबिट, और आपके पास से क्या चला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसके बदले पैसा आ चुका है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और फिर यहां पर नरेशन भी आ जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आई। सारी बातें प्लीज ऐसे ही आपको समझनी है। अब ड्रॉई के हाथ में क्या होगा, उसके पास से या तो कैश चला जाएगा यानी एसेट कम होगा तो क्रेडिट, या फिर बैंक में से पैसा चला जाएगा, और उसको रिबेट मिलेगी यानी उसकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि 10,000 के बदले अगर आप 9,000 रुपए दे रहे हो तो 1,000 रुपए आपका फायदा है, रिबेट, या फिर लिख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है जी। अब डेबिट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बिल्स पेबल आपका डेबिट होगा, क्योंकि अब वो खत्म हो गया, उसका पैसा हमने पे कर दिया, और आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग, जो भी लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखवा भी देता हूं कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए प्लीज लिखना स्टार्ट करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स, retirement of bills of exchange means a case where acceptor of bills of exchange अब आप बताइए एक्सेप्टर कौन होगा, अरे एक्सेप्टर ड्रॉई होगा यानी कि बायर होगा। where acceptor of bills of exchange wants to make payment before its due date। बायर कहता है साहब मेरे पास पैसा आ गया, आप प्लीज मेरे से पेमेंट ले लो और बदले में कुछ डिस्काउंट दे दो। तो जो एक्सेप्टर है वो चाहता है कि ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट क्या होती है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, ये भी अभी हम देखेंगे, बिफोर इट्स ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, लिखेंगे एंड receives some rebate from the drawer। इसी के आगे एक बार कंटिन्यू करेंगे, such rebate is calculated at agreed rate for
agreed rate for the period between the date of earlier payment and the due date of bill of exchange क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, हमने ये तो देख लिया रिबेट मिलेगी, ये रिबेट कैलकुलेट कैसे होगी, किस आधार पे आप रिबेट को कैलकुलेट करोगे? तो आप कंपेयर करोगे आपने कितना जल्दी पे किया और ड्यू डेट क्या थी, उसके बिहाफ पे जितनी भी रिबेट तय होगी वो ड्रॉई को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारा रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रीटमेंट यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होता है खत्म। इसके बाद आगे की बातों को भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।